नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन से शुरुआत करते हैं एक और बड़ी खबर से। बड़ी अपडेट लखनऊ हादसे पर सामने आई है। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में एक और मौत सामने आई है। लखनऊ हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। सपा नेता अब्बास हैदर की पत्नी की भी इस हादसे में मौत हो गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं लखनऊ हादसे को लेकर। अब्बास की मां के बाद उनकी पत्नी की भी मौत हो गई है। जी हाँ, मलबे में ये लोग दब गए थे, जिनको रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। तो सपा प्रवक्ता अब्बास की मां और उनकी पत्नी की लखनऊ हादसे में जान चली गई है। सपा नेता अब्बास हैदर की पत्नी और उनकी मां, उनके भाई और वो खुद मलबे में दब गए थे। उनके भाई को निकाल लिया गया, मां और पत्नी को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था रेस्क्यू टीम ने, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। तो लखनऊ हादसे में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक महिला की मौत हो गई है। सपा नेता अब्बास हैदर की पत्नी की मौत बताई जा रही है। लखनऊ हादसे में मलबे में दब गए थे। हजरतगंज के लखनऊ के हजरतगंज के में एक बड़ा हादसा कल शाम देखने को मिला था। 6:50 पर अलाया अपार्टमेंट जो था, उसकी जो अपार्टमेंट है उसकी बिल्डिंग भरभरा कर जमीन में गिर गई, जिसके बाद कई लोग इस मलबे में दब गए। बड़ी अपडेट अब ये सामने आ रही है कि इस हादसे में सपा नेता अब्बास हैदर की पत्नी की भी मौत हो गई है। साथ ही उनकी मां की भी इस हादसे में मौत हो गई है। वो लोग मलबे में दब गए थे। रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन अभियान चलाया, जिसके बाद उनको बाहर निकाला गया, मलबे से अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है लखनऊ हादसे को लेकर। एक और मौत सामने आई है कि इस हादसे में सपा नेता अब्बास हैदर की पत्नी की मौत हो गई है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये जो देर रात कल का हादसा, इससे अभी सुबह में ही जिशान हैदर की जो मां थी उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद 12 से जो 14 घंटे का रेस्क्यू अभियान चला था, उसी में अब्बास हैदर की पत्नी को जो है बाहर निकाला था रेस्क्यू करके। उसके बाद उनको सिविल अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था। वहीं डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि अभी भी लगातार जो है रेस्क्यू अभियान जारी है। और अगर बात कर ली जाए मौत के आंकड़ों से, तभी तक 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जी, रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। कितने लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है अब तक? मलबे से बाहर निकालने की अगर बात देखिए पूजा करी जाए, तो लगभग जो है 17 से 18 लोगों को अभी तक बाहर निकाल लिया जा चुका है। कई का जो है इलाज जारी है अस्पताल में। वही 2 लोगों की मौत हो गई है। और जिस तरह से ये जो मौत हुई है, उसको डेड बॉडी को लेकर जिशान हैदर और पुलिस की नोकझोंक भी हो गई है। जिशान हैदर का साफ तौर पर यह कहना है, अब्बास हैदर का, कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हमें डेड बॉडी दे दीजिए, हम घर ले जाएंगे। लेकिन वही पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि पोस्टमार्टम होने के बाद ही आपको डेड बॉडी सौंपी जाएगी। दोनों को लेकर काफी सिविल अस्पताल में नोकझोंक भी चल रही है। जी चंदन, क्या अभी भी कुछ लोगों के मलबे में होने की आशंका है, जिसके चलते रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है? अभी कितने और मलबे के अंदर लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए पूरा ऐसे तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जो रेस्क्यू कर रही है टीम, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम लगी है, उसका साफ तौर पे कहना है कि अभी रेस्क्यू जारी है। और मलबे में कौन कौन अभी नीचे फंसे हुए, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि 2 लोग उसमें लापता भी जो है, उनकी भी खोजबीन जारी है और लगातार रेस्क्यू चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अभी कुछ लोग और भी नीचे हो सकते हैं। चंदन, इस हादसे में बड़ी लापरवाही बिल्डर के सामने आ रही है। बुनियादी कमजोर होने के बाद भी पिलर्स को खोदने का काम चल रहा था, बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। क्या कुछ कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से बिल्डर पर की गई है? देखिए पूजा, इसमें जो है बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मंडला एक तरफ से जो है, जो बिल्डर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बड़ा आदेश जारी हुआ है। जो यजदान बिल्डर है, जिसने इस बिल्डिंग को बनाया था, इस लापरवाह टाइप के ऐसे बिल्डरों के खिलाफ जो है लगातार जो सरकार है, इससे पहले भी कार्रवाई यजदान पे कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया, उसके बाद से मंडला एक रोशन जैकब ने एक आदेश जारी किया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए। जी चंदन, इसमें 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है प्रशासन की ओर से, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन इस जांच समिति के सदस्य बनाए गए हैं, किनको शामिल किया गया है इस कमेटी में? पूजा, देखिए 3 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है ये 3 सदस्य की टीम बनाई गई है, जिसमें लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मौर्या है और
पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर हैं, वही मंडल आयुक्त रोशन जैकब है। ये तीनों लोग जो है इसकी एक हफ्ते के अंदर जांच करेंगे और जांच करके जो चीजें होंगी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद किन किन पर कार्रवाई होती है देखने वाली ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल चंदन, देखने वाली बात होगी कि कौन इस हादसे के पीछे जिम्मेदार होता है। वही जांच जो कमेटी है वो अपनी जांच करेगी, लेकिन शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? इस बिल्डिंग के गिरने के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने सारे लोगों को एक साथ इस दर्द का सामना करना पड़ रहा है? देखिए पूजा, जिस तरह से जो टीम गठित की गई है, अभी ऐसा भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि किस वजह से और इसमें किन चीजों से ये बिल्डिंग गिरी, क्या चीजें थी। अभी ये टीम जो है, ये 3 सदस्यीय टीम है, ये इसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी रिपोर्ट चंदन, क्या ये डिटेल निकलकर सामने आई है कि इस बिल्डिंग में कितने परिवार रह रहे थे, कितने लोगों को नुकसान हुआ है? देखिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं, जो ऑफिशियली तौर पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं निकल के सामने आ रहा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 5 मंजिला ये इमारत थी और 1 फ्लोर पे 4 फ्लैट बने हुए थे। लेकिन अब कौन कितने लोग रह रहे थे अभी ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई है। लगातार रेस्क्यू चल रहा है और 17 से 18 लोगों को भी बाहर निकाला गया, वहीं 2 की मौत हो गई और लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। और जो एसडीआरएफ है और जो एनडीआरएफ की जो टीम है पूजा, उसका ये आशंका जताई जा रही कि हो सकता है लोग अभी भी नीचे दबे हों, जैसा कि 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, उनकी भी खोजबीन जारी है। चंदन, इस हादसे में जो परिवार रह रहे थे इस बिल्डिंग में, उनको काफी नुकसान हुआ होगा, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद उनको दी जा रही है? किस तरीके से राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जान के साथ साथ काफी नुकसान भी हुआ है? देखिए पूजा, नुकसान तो काफी बड़ा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते ही त्वरित कार्रवाई करने का और दिशा निर्देश जारी किया था। जो भी घायल लोग हैं उनका जो है अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के जो कई बड़े अस्पताल है वहां पे इनका इलाज चल रहा है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जितनी भी सरकार की तरफ से जो भी चीजें हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो मुहैया उनको कराई जा रही। लेकिन अगर मुआवजे की बात करी जाए तो अभी ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है पूजा। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, अपडेट के लिए आपका। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी दिल्ली के राजघाट पहुंचे। मिस्र के राष्ट्रपति ने यहां पुष्पांजलि समारोह में शिरकत करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड 2023 में शामिल होने के लिए भारत आए हैं और आज वो राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। तो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे मिस्र के राष्ट्रपति। भारत आए हैं और आज राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। वहीं अलीगढ़ में बदमाशों के बुलंद हौसले देखने को मिले हैं। तमंचे के बल पर दुकानदारों से लूट की गई है। यहां पर दुकान में लूट का वीडियो सामने आया है। तमंचा तानकर बदमाशों ने दुकानदार से 5,000 रुपए मांगे। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों के बुलंद हौसले देखने को मिले हैं। यहां पर एक दुकान में लूट की गई है। बदमाशों द्वारा तमंचे की नोक पर दुकानदार से बदमाशों ने 5,000 रुपए मांगे। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके की घटना है। वहीं पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची, पूछताछ की जा रही है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस लूट से कहीं ना कहीं दुकानदारों में दहशत का माहौल है कि इस तरीके से पुलिस प्रशासन को खुलेआम बदमाश है चुनौती देने का काम कर रहे हैं। दुकान में लूट का ये वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। तो अलीगढ़ में बदमाशों के बुलंद हौसले देखने को मिले हैं। तमंचे के बल पर दुकानदार से लूट का वीडियो सामने आया। तमंचा तान कर दुकानदारों से बदमाशों ने 5,000 रुपए मांगे। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो अलीगढ़ में दिन दहाड़े बदमाशों ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दी है। लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तमंचे के बल पर एक दुकानदार से लूट की है। दुकान में लूट का वीडियो भी सामने आया है। तमंचा तान कर दुकानदारों से बदमाशों ने 5,000 रुपए की मांग की
और रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद दुकानदार ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है बदमाशों द्वारा, लेकिन बदमाशों की इस वारदात ने कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कैसे बेखौफ बदमाश पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं और इस तरीके से खुलेआम लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर जुड़ गए हैं। प्रदीप, अलीगढ़ में बदमाशों के बुलंद हौसले नजर आ रहे हैं। एक दुकान में दिन दहाड़े लूट करते हैं। वीडियो सामने आया है लूट का। तमंचा तान कर उन्होंने दुकानदार से लूट की है। पूरा मामला क्या है? जी, आपको बता दें पूरा मामला जो है वो रंगदारी का मामला है। ये जो वीडियो में जो युवक दिखाई पड़ रहा है ये एक वहीं का रहने वाला है। ये पूरा मामला थाना कुआरसी क्षेत्र के रजानगर का है, जहां पर ये युवक पहले से मुजरिम है और ये रंगदारी करता है। इसकी कई बार शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन इसके खिलाफ कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उसी का नतीजा था कि कल दिन दहाड़े ये दुकानों पे गया और 2-3 दुकानदारों से रंगदारी वसूली मांगी। पैसे नहीं थे, बावजूद इसके जो गले में था दुकानदारों को देना पड़ा। जी बिल्कुल, तमंचा तानकर दुकानदार से इन्होंने पैसों की मांग की और लूट कर फरार हो गए। क्या पहले भी इस तरीके के केस आरोपी पर दर्ज हो चुके हैं, और अगर दर्ज हैं तो पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, जिसकी वजह से वो दोबारा इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहा है? पहले से इस जो युवक जो वीडियो में देख रहा है, इस पर पहले से मुकदमे हैं लूट के, लेकिन पहला ये मामला ऐसा पहली बार हुआ है कि इसने इस तरीके से सरेआम दिन दहाड़े पुलिस की चौकी के बराबर में होने के बावजूद भी खुलेआम जाके दुकानदारों को धमकाया और उनसे वसूली की है। क्या आरोपी को पकड़ लिया गया है पुलिस द्वारा? बिल्कुल, अभी पुलिस ने आरोपी को पकड़ा नहीं है। जो आरोपी के खिलाफ जो है अभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी शिनाख्त की गई है और इसको गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें गठित की और जल्दी इसे पकड़ के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा इसको, ऐसा मानना है। जी जी इस लूट का वीडियो भी सामने आया है, तो पुलिस का क्या कुछ कहना है? कब तक आरोपी को दबोच लिया जाएगा और फिर उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी? इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी जो अभी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जैसे तलाश मिल जाता है उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। और जो आरोपी का जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस अपडेट के लिए आपका। तो अलीगढ़ में बदमाश पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। लगातार दिन दहाड़े लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उनको पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है, जिसकी वजह से वो आए दिन इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो लोग हैं आम लोग, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको इस लूट का, इस रंगदारी का शिकार होना पड़ता है। उनमें एक डर और दहशत का माहौल है। सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। और विश्व में विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद हमारे संबंधों में एक स्थिरता रही है और हमारा सहयोग निरंतर सुदृढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे आपसी सहयोग में और गहराई आई है और मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे मित्र राष्ट्रपति सीसी के कुशल नेतृत्व को देना चाहूंगा। इस वर्ष भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इजिप्ट को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जो हमारी विशेष मित्रता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। इसलिए आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक,
सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयत्न करते रहेंगे। हमारे बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारी सेनाओं के बीच जॉइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हमने आज की बैठक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने और काउंटर टेररिज्म संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं तथा रेडिकलाइजेशन को फैलाने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग एक बढ़ता हुआ संकट है। इसके खिलाफ भी हम सहयोग बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, कोविड महामारी के दौरान हमने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ग्लोबल सप्लाई चेन पर जो दुष्प्रभाव पड़े उसको करीब से देखा है। राष्ट्रपति सीसी और मैं इस चुनौतीपूर्ण काल में निकट संपर्क में रहे और दोनों देशों की आवश्यकता के समय एक दूसरे को तत्काल सहायता भेजी। आज हमने कोविड और उसके बाद यूक्रेन संघर्ष के कारण प्रभावित हुए फूड और फार्मा सप्लाई चेन्स को उस पर भी मजबूत करने की दिशा में व्यापक चर्चा की है। हम इन क्षेत्रों में आपसी निवेश और व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए हैं। हमने मिलकर यह तय किया कि अगले 5 वर्षों में हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को $12 बिलियन तक ले जाएंगे। फ्रेंड्स, COP27 को सफलतापूर्वक होस्ट करने और क्लाइमेट के क्षेत्र में विकासशील देशों के हितों को सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए हम इजिप्ट की सराहना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारत और इजिप्ट का लंबा और बेहतरीन सहयोग रहा है। हम दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग की आवश्यकता पर भी सहमत हैं। एक्सेलेंसी, मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। मैं आपको और इजिप्ट के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिस्र के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने मुलाकात की है और भारत और मिस्र के बीच में रिश्तों का नया दौर शुरू हुआ है। बहुत पुरानी दोनों देशों के बीच में संबंध है, बहुत पुरानी दोस्ती है और उसको और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज में गणतंत्र दिवस को लेकर दूसरे दिन भी चेकिंग अभियान जारी है। देर रात सदर कोतवाली इलाके में राजकुमार सिंह ने होटल ढाबों पर चेकिंग की और रजिस्टर चेक कर उन्होंने होटल ढाबों वालों को निर्देश दिए हैं। देर रात सदर कोतवाल राजकुमार सिंह ने होटल्स और ढाबों पर चेकिंग की है। रजिस्टर चेक कर रुकने वालों का उन्होंने ब्यौरा लिया है, जानकारी ली है। शासन के निर्देश पर गणतंत्र दिवस को लेकर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस की रोजाना जांच से होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो गणतंत्र दिवस को लेकर लगातार होटल्स में रुकने वाले लोगों की जानकारी ली जा रही है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस की रोजाना जांच से होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
गणतंत्र दिवस को लेकर जिले भर में पुलिस अलर्ट पर है और होटल्स और ढाबों में रुकने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है और उनका ब्यौरा लिया जा रहा है कि कहीं कोई उनका आपराधिक इतिहास तो नहीं, कहीं कोई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तो कोई साजिश नहीं कर रहा है। इन्हीं सब जानकारियों के लिए लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। गणतंत्र दिवस को लेकर दूसरे दिन भी चेकिंग अभियान जारी रहा। कन्नौज में देर रात सदर कोतवाल राजकुमार सिंह ने होटल ढाबों पर खुद जाकर चेकिंग की, रजिस्टर चेक किए। उन्होंने होटल्स में रुकने वाले लोगों का ब्यौरा लिया, डिटेल्स मांगी होटल संचालकों से और पूरी जानकारी इकट्ठा की। शासन के निर्देश पर गणतंत्र दिवस को लेकर जिले भर में अलर्ट जारी है। पुलिस की रोजाना जांच से होटल संचालकों में कहीं न कहीं हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं बदायूं के थाना क्षेत्र के सथरा गांव में 31 अक्टूबर को हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में फरार चल रहे आरोपी अर्चित दीक्षित की पुलिस और एसओजी टीम ने गिरफ्तारी की है। अर्चित पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, सथरा गांव में रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता समेत उनकी पत्नी और मां शांति देवी की 31 अक्टूबर की शाम घर में घुसकर आरोपियों ने हत्या की थी। वहीं ट्रिपल मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने अब साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 3 लोगों की इन्होंने हत्या की थी। भाई और पिता पहले ही जेल जा चुके हैं। मेन साजिशकर्ता को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। तो बदायूं में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। ट्रिपल मर्डर का खुलासा करते हुए साजिशकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अमरोहा में एक युवक को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने युवक को पोल से बांधकर उसकी पिटाई की। चोरी के शक में युवक को रस्सी से बांधा गया पेड़ से और उसकी पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। थाना नौगावा क्षेत्र के गांव अलीपुर कला का यह मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा के थाना नौगांव क्षेत्र के गांव अलीपुर कला का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक को तालिबानी सजा दी गई है। ग्रामीणों ने युवक को पोल से बांध दिया और फिर उसकी पिटाई की। चोरी के शक में युवक को रस्सी से बांधा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ है। चोरी के शक में यहाँ पर कुछ लोगों ने एक युवक को रस्सी से बांध दिया और फिर उससे पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। अमरोहा थाना नौगांवा क्षेत्र के गांव अलीपुर कला का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर चोरी के शक में एक युवक को रस्सी से बांध दिया गया पहले और फिर उसकी पिटाई की, उससे पूछताछ की जा रही है। तो अमरोहा की ये खबर है, जहां पर एक युवक को तालिबानी सजा दी गई है ग्रामीणों द्वारा। युवक पर चोरी का आरोप लगाया गया है ग्रामीणों द्वारा और चोरी के शक में उसे ये सजा दी जा रही है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर को खराब मौसम की वजह से तमिलनाडु के जरोड जिले के सत्यम मंगल में बुधवार को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। आपको बता दें, श्री श्री रविशंकर 4 अन्य लोगों के साथ इस निजी हेलीकॉप्टर से बेंगलुरु से तिरुपुर जा रहे थे, जहां पर खराब मौसम होने के चलते चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तमिलनाडु के इरोड में ये चॉपर उतारा गया। खराब मौसम की वजह से इस चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। श्री श्री रविशंकर हेलीकॉप्टर से बेंगलुरु के तिरुपुर जा रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।